जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे डीएनए की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। यह डीएनए की संरचना वाटसन और क्रिक द्वारा प्रस्तावित मॉडल है। यह मॉडल वाटसन और क्रिक ने 1953 ईस्वी में प्रस्तुत किया था, जिसके लिए उन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसकी जो ये लंबाई होती है, ये होती है 20 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है? 20 एंगस्ट्रॉम, यानी कि अगर मीटर में इसे कन्वर्ट करना चाहें तो 20 गुणे 10⁻⁻10 मीटर। ओके। इसके अंदर जो पाए जाते हैं फास्फेट्स, एक तो फास्फेट शर्करा समूह पाया जाता है, दूसरा शर्करा। फास्फेट और शर्करा समूह इसके अंदर पाया जाता है। फास्फेट प्लस शर्करा, फास्फेट प्लस शर्करा। ओके। और यह 3 डीएनए अणु जो है, प्रत्येक डीएनए अणु 3 प्रमुख घटकों से मिलकर बना होता है। इसका नंबर 1 पॉइंट लिखते हैं। प्रत्येक डीएनए खंड या प्रत्येक डीएनए अणु 3 मुख्य घटकों से, 3 प्रमुख घटकों से मिलकर बना होता है। 3 प्रमुख घटकों से मिलकर बना होता है। अब ये 3 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। नंबर 1 कौन होता है? नंबर 1 डीऑक्सीराइबोज शर्करा। कौन सा होता है? डीऑक्सीराइबोज शर्करा। एक तो ये हो गया। दूसरा फास्फेट समूह। दूसरा क्या होता है? फास्फेट समूह। दूसरा होता है फास्फेट समूह। नंबर तीसरा होता है नाइट्रोजनी क्षारक। क्या होता है? नाइट्रोजन क्षार। क्या होता है? नाइट्रोजन क्षार। ये 3 प्रमुख घटकों से मिलकर बना होता है। अब नाइट्रोजन क्षार कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट है नाइट्रोजन क्षारक क्या होते हैं। देखो तो डाल लेते हैं नाइट्रोजन क्षार कौन कौन से होते हैं। एक तो एडिनिन। नंबर 1 क्या होता है? एडिनिन। नंबर दूसरा क्या होता है? ग्वानिन। नंबर तीसरा कौन सा होता है? साइटोसिन। और नंबर चौथा कौन सा होता है? थायमीन। आरएनए में थायमीन की जगह पे क्या होता है? यूरेसिल। ये नाइट्रोजन बेस हो गए जिनके थ्रू ये दोनों कंबाइन होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये इसकी एक श्रृंखला को क्या कहते हैं हम लोग? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इसको क्या कहते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये जो डीएनए होता है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, एक ये और एक ये। और ये दोनों किसके थ्रू जुड़े होते हैं? एडिनिन डबल बॉन्ड द्वारा किससे जुड़ता है? थायमीन से। और ये ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड द्वारा किससे जुड़ता है? साइटोसिन से। ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड द्वारा साइटोसिन से जुड़ता है। और ये थायमीन डबल बॉन्ड द्वारा एडिनिन से, और साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड द्वारा ग्वानिन से। यही क्रम है। एडिनिन डबल बॉन्ड, थायमीन, ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड, साइटोसिन,
थायमीन डबल बॉन्ड एडिनिन और साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड ग्वानिन। ओके, यही क्रम रहेगा सेम, एडिनिन डबल बॉन्ड थायमीन, ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन, थायमीन डबल बॉन्ड एडिनिन, साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड ग्वानिन। ओके, अब ये देख लेते हैं थोड़ा इसका क्या कहते हैं, एडिनिन को हम लोग किससे, ए से प्रदर्शित करते हैं, ग्वानिन को जी से, और साइटोसिन को किससे, सी से, और थायमीन को टी से। ठीक है, एडिनिन किससे जुड़ता है, थायमीन से, और ग्वानिन साइटोसिन से। ये जो एडिनिन होता है ये डबल बॉन्ड किससे जुड़ता है, डबल बॉन्ड द्वारा थायमीन से, और ये जो ग्वानिन होता है ये ट्रिपल बॉन्ड द्वारा साइटोसिन से जुड़ता है। तो इसके इसकी लंबाई कितनी होती है, एक चक्र की 3.4 एंगस्ट्रॉम, ये एंगस्ट्रॉम है। और इसके 10 अणुओं की कितनी लंबाई होती है, 34 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है, 34। 1 2 यानी कि एक की अगर 3.4 है तो जितनी चाहे निकाल सकते हो, उतने से उसको गुणा कर दो, इसको 10 से गुणा कर दो, जितना आएगा आंसर होगा। तो ये इतना समझ में आ गया। अब आगे थोड़ा ये देख लेते हैं, ये जो होते हैं जैसे ए टी जी साइटोसिन एडिनिन ग्वानिन, इनको हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रोजन क्षार। इनको क्या कहते हैं, नाइट्रोजन क्षार, नाइट्रोजन क्षार। ओके, इनको क्या कहते हैं हम लोग, नाइट्रोजन क्षार। और इसके अंदर ये जो P+S+P+S यानी कि इसको हम लोग कहते हैं फास्फेट और शर्करा समूह। इसको क्या कहते हैं हम लोग, फास्फेट और शर्करा समूह, फास्फेट और शर्करा समूह। ओके, तो इतना समझ गए होंगे आई होप। और आगे इसमें अगला पॉइंट जो हमें ऐड करना है वो क्या ऐड करना है, डीएनए जो होता है, डीएनए का प्रत्येक अणु, डीएनए का प्रत्येक अणु 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड, क्या होता है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है, बना होता है। देखो, एक ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, दूसरी ये है, ये दोनों एक दूसरे के ऐसे समांतर होते हैं, एकांतर जिसको कहते हैं। और प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड में, अगला नंबर है, प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड में प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड में फास्फेट तथा शर्करा समूह एकांतर क्रम में जुड़े होते हैं, ओके, ये इतना हो गया। अब इसका अगला नंबर देख लेते हैं, नंबर 5 क्या होगा।
दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं किसके द्वारा जुड़ी होती हैं? देखो ये है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, इसके अंदर ये पी से फास्फेट है ना, शर्करा, तो ये समूह है। प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड में फास्फेट एवं शर्करा समूह एकांतर क्रम में जुड़े होते हैं, जुड़े हुए हैं। अगला देख लेते हैं, अगला ये है दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। क्या लिखेंगे इसमें? दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला नाइट्रोजन क्षार द्वारा जुड़े होते हैं, अगला नंबर देख लेते हैं। अगला नंबर होता है डीएनए अणु में 10 नाइट्रोजन क्षार के बीच। क्या लिखेंगे अगला? डीएनए अणु में 10 नाइट्रोजन क्षार के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम होती है। अब इससे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो देख लेते हैं। देखो सबसे पहला तो यही पूछ लेगा कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। तो डीएनए का फुल फॉर्म पता चल गया, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। दूसरा, ये डीएनए की द्विकुंडलित संरचना या डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तुत किया? तो ये प्रस्तुत किसने किया था? वाटसन और क्रिक। किसने प्रस्तुत किया था? डीएनए की द्विकुंडलित संरचना को किसने प्रस्तुत किया था? एक तो वाटसन और दूसरे कौन थे? क्रिक। वाटसन और क्रिक नाम के दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1953 में एक डीएनए का एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसको उन्होंने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल नाम दिया, जिसके लिए उन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार दिया गया। ओके, एक तो ये पूछ देगा। दूसरा ये पूछ देगा कि वाटसन और क्रिक को डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल के लिए नोबेल पुरस्कार किस सन में दिया गया? तो 1962। अब ये देख लेते हैं कि डीएनए में कितने, डीएनए का प्रत्येक अणु देखो डीएनए के दो अणु होते हैं, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। ओके, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड में फास्फेट और शर्करा समूह जुड़े होते हैं। और ये जो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड हैं, ये किसके द्वारा जुड़े होते हैं? क्षारकों के द्वारा।
कौन से क्षारक? नाइट्रोजनी क्षारक। नाइट्रोजन क्षार के द्वारा जुड़े होते हैं। नाइट्रोजन क्षार कौन कौन से होते हैं? एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। ये क्या होते हैं? ये होते हैं नाइट्रोजन क्षार। ओके, अब इसमें ये थोड़ा ध्यान रखना है, एडिनिन को हमेशा डबल बॉन्ड द्वारा थाइमिन के साथ जोड़ते हैं और ग्वानिन को हमेशा ट्रिपल बॉन्ड द्वारा किससे जोड़ते हैं? साइटोसिन से। ओके, दूसरा ये पूछ देगा कि इन दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बीच का व्यास कितना है? देखो ये है, तो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बीच का व्यास कितना है? 20 एंगस्ट्रॉम। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो होगा 20 गुणे 10 की पावर -10 मीटर। और दूसरा, एक नाइट्रोजन क्षार के बीच की दूरी कितनी होती है? देखो जैसे एक ये है, तो एक के बीच की दूरी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। और ऐसे ही अगर तुम्हें 15 नाइट्रोजन क्षार के बीच की दूरी निकालनी है तो 3 गुणे 4 गुणे 15, ठीक है। तो इसको गुणा कर लीजिए, जितना आंसर आएगा वो हो जाएगा उसका आंसर। जैसे मान लो हमें 20 का निकालना है तो ऐसे कर लो, 20 का निकालना है तो 20 की इससे गुणा कर दो, जो भी आ जाएगा। देखो जैसे 10 का निकालना है तो 10 से कर दो, 1 0 ये हट जाएगा तो ये 34 आ जाएगा। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे।